छोटे से गांव में दो बहनें रहा करती थीं। बड़ी बहन का नाम था पायल और छोटी बहन का नाम था मुस्कान। दोनों बहनें अपनी माँ के साथ गांव के किनारे बने एक छोटे से मिट्टी के घर में रहती थीं। उनका घर भले ही छोटा था, लेकिन उसमें प्यार, अपनापन और खुशियां भरी हुई थीं। उनकी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उनका दिन शुरू होता और शाम को माँ के साथ हंसी खुशी बीत जाता। गांव के लोग कहा करते थे कि पायल और मुस्कान जैसी प्यारी बेटियां पूरे गांव में नहीं है। दोनों बहनें हर काम मिलजुल कर करती और एक दूसरे का कभी साथ नहीं छोड़ती थी। मुस्कान ग्राहक को चाय देते हुए, लो काका, आपकी गर्मा गर्म चाय। खुश रहो बेटी, तुम्हारी चाय का स्वाद पूरे गांव में मशहूर है। धन्यवाद काका। जरा वो खाली ग्लास इधर रख देना। अभी रखती हूँ दीदी। आज तो काम कुछ ज्यादा ही है। हाँ दीदी, लेकिन हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। तू साथ रहती है तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती। और मुझे भी नहीं, आखिर हम दोनों बहनें हैं। चल जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेते हैं। माँ भी घर पे हमारा इंतजार कर रही होंगी। हाँ दीदी, आज माँ सुबह से कुछ परेशान भी लग रही थी। परेशान? किस बात को लेकर? पता नहीं दीदी, लेकिन उनके चेहरे पर पहले जैसी खुशी नहीं थी। देखते ही देखते शाम हो गई। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। गांव की सड़कें भी अब शांत होने लगी थीं। चाय की दुकान पर ग्राहकों का आना लगभग बंद हो चुका था। आज का दिन पायल और मुस्कान के लिए बहुत अच्छा रहा था। दोनों बहनों ने मिलकर पहले से कहीं ज्यादा कमाई की थी। पायल और मुस्कान दुकान का सारा सामान समेटकर अपने घर की ओर निकल गईं। रास्ते भर दोनों आज की कमाई को लेकर खुश थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक आदमी बैठा था। उसका नाम था रघुवीर। गांव वाले उससे दूरी बनाकर रखते थे। उसके बारे में कहा जाता था कि वो बहुत लालची और चालाक इंसान है। जहाँ देखो वहाँ बस पायल और मुस्कान की ही बातें होती हैं, जैसे पूरे गांव की खुशियाँ उन्हीं के हिस्से में लिखी हों। रघुवीर फिर से उन्हीं बहनों के बारे में सोच रहा है क्या? सोचूं भी क्यों ना, पूरे गांव में उनकी तारीफ होती है। कोई उनकी मेहनत की बात करता है, कोई उनकी अच्छाई की। क्योंकि वे सच में अच्छी लड़कियां हैं, अपनी माँ के लिए दिन रात मेहनत करती हैं। बस यही बात मुझे पसंद नहीं आती। जिनके पास कुछ नहीं था, आज पूरा गांव उनके साथ खड़ा है। दूसरों की खुशियों से जलने से इंसान कभी खुश नहीं होता रघुवीर। खुशी तो मुझे तब मिलेगी जब उनकी मुस्कान उनके चेहरे से गायब हो जाएगी। ये कैसी बातें कर रहा है तू? जो मैं सोच चुका हूँ उसे कोई नहीं रोक सकता। बहुत जल्द उनकी जिंदगी बदलने वाली है। रघुवीर का दोस्त मोहन वहाँ से चला जाता है। दीदी, आज तो हमने बहुत सारे पैसे कमा लिए। हाँ मुस्कान, आज की मेहनत रंग लाई है। अरे दीदी, अगर रोज ऐसी ही बिक्री होती रही तो बहुत जल्द हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हाँ मुस्कान, फिर माँ को भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हम अपने टूटे हुए घर की मरम्मत भी करवा लेंगे। हाँ, और बरसात में छत से पानी भी नहीं टपकेगा। सच कहूँ दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी मुस्कान, क्योंकि आज हमारी मेहनत रंग लाई है। दीदी, मुझे बहुत नींद आ रही है। सुबह से काम करते करते मैं तो पूरी तरह थक गई हूँ। सही कह रही है तू। चल जल्दी से सो जाते हैं ताकि कल नई ताकत के साथ काम कर सके। अगली सुबह चाय की दुकान पर दोनों बहनें आ चुकी थीं। मुस्कान, मैं सफाई करती हूँ, तू जरा पानी भर ला। ठीक है दीदी, अभी लेकर आती हूँ। मुस्कान पानी भरने चली जाती है। सुबह ही सुबह एक काका आ रहे थे। आते ही पायल से बोलते हैं, पायल बेटी, एक गर्मा गर्म चाय देना। अभी लाई काका। अरे अम्मा, आप इतना भारी बोझ अकेले क्यों उठा रही हैं? क्या करूं बेटी, मेरा कोई सहारा नहीं है। लाइए अम्मा, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं बेटी, तू थक जाएगी। आप मेरी दादी जैसी हैं। आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। मुस्कान बुढ़ी अम्मा की लकड़ी लेकर चल देती है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटी। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है अम्मा। तुम जैसी बेटियां हर किसी के नसीब में नहीं होती। अम्मा, बड़ों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। अरे मुस्कान, इतनी देर में कहाँ से आ रही है? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। माफ करना दीदी, कुएं से लौटते समय मैं एक अम्मा की मदद करने लग गई थी। अम्मा की मदद? क्या हुआ था उन्हें? अम्मा के हाथों में बहुत सारा सामान था।
उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए मैं उनका सामान घर तक छोड़ने चली गई। तू भी ना मुस्कान, दूसरों का दुख देखकर खुद को रोक ही नहीं पाती। क्या करती दीदी, अम्मा बहुत परेशान लग रही थी। अगर मैं उनकी मदद नहीं करती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तूने बहुत अच्छा किया, किसी की मदद करने से बड़ा कोई काम नहीं होता। और जाते जाते अम्मा ने हमें बहुत सारी दुआएं भी दी। फिर तो आज का दिन और भी अच्छा हो गया। हाँ दीदी, अब बताओ मैं क्या काम करूँ? पहले ये पानी रख दे, फिर ग्राहकों को चाय देना शुरू कर। ठीक है दीदी, आज मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। दादाजी, आप इतनी भारी फलों की टोकरी सिर पर लेकर कहाँ जा रहे हैं? क्या करूं बेटी, बाजार से फल लेकर आ रहा हूँ, लेकिन अब बुढ़ापे में ये टोकरी बहुत भारी लगने लगी है। लाइए दादाजी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं बेटी, तू क्यों तकलीफ करेगी। मुस्कान दादाजी के सिर से फलों की टोकरी उतारकर अपने सिर पर रख लेती है और आगे की ओर चलने लगती है। इस तरह मुस्कान सबकी मदद करती है। वो किसी की मदद करे बिना रह नहीं सकती। रघुवीर एक पेड़ के नीचे खड़ा होता है। कुछ गांव वाले मुस्कान की तारीफ कर रहे होते हैं। मुस्कान ने फिर एक गरीब औरत की मदद की है। भगवान ऐसी बेटी हर घर को दे। जहाँ देखो वहाँ बस मुस्कान मुस्कान मुस्कान। क्या पूरे गांव में और कोई नहीं है जिसकी तारीफ की जाए? रघुवीर, तू फिर गुस्से में क्यों है? आज ये लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब यही लोग इससे नफरत करेंगे, क्योंकि मैं इन दोनों बहनों की खुशियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अभी कुछ नहीं, लेकिन बहुत जल्द मैं उनका सब कुछ छीन लूंगा। रघुवीर गांव की गली से गुजर रहा होता है। तभी उसकी नजर दो गांव वालों पर पड़ती है जो मुस्कान की तारीफ कर रहे होते हैं। मुस्कान सच में बहुत अच्छी लड़की है, हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती है। हाँ, ऐसी बेटियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। काका, आप जानते हैं ना, जो लोग बाहर से अच्छे दिखते हैं वे हमेशा अच्छे नहीं होते। क्या मतलब? कुछ नहीं, मैंने तो बस सुना है कि मुस्कान लोगों की मदद दिखावे के लिए करती है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन धुआं वहीं उठता है जहाँ आग होती है। रघुवीर ने अपनी पहली चाल चल दी थी। उसने कोई बड़ा हमला नहीं किया था, लेकिन उसने लोगों के मन में शक का एक छोटा सा बीज बो दिया था। और कभी कभी एक छोटा सा बीज ही सबसे बड़े तूफान की शुरुआत बन जाता है। पायल बेटी, तुम्हारी दुकान की चाय पूरे गांव में सबसे अच्छी है। लोग इनकी कितनी तारीफ करते हैं। अरे, आज चाय का स्वाद अजीब क्यों लग रहा है? हाँ, इसमें कुछ गड़बड़ है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो हमेशा की तरह ही चाय बना रही हूँ। दीदी, शायद चीनी में कुछ मिल गया है। ये तो बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। पायल और मुस्कान को नहीं पता था कि उनकी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन अब खुलकर मैदान में उतर चुका था। कुछ दिनों बाद रघुवीर की चालें काम करने लगी। उसने धीरे धीरे गांव वालों के मन में पायल और मुस्कान के खिलाफ नफरत भर दी। हालात इतने बदल गए कि एक दिन पूरे गांव ने मिलकर उनकी चाय की दुकान हमेशा के लिए बंद कराने का फैसला कर लिया। मुस्कान, आज दुकान के सामने इतनी भीड़ क्यों लगी है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा दीदी। बस बहुत हो गया। अब ये दुकान गांव में नहीं चलेगी। तुम्हारी चाय पीकर कई लोगों की तबीयत खराब हुई है। नहीं, ये झूठ है। हमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हम अपनी आंखों से सब देख रहे हैं। अब तुम्हारे बहानों से काम नहीं चलेगा। आप लोग हमारी बात तो सुनिए। नहीं नहीं नहीं, दुकान बंद करो। दुकान बंद करो। गांव वालों की बात भी गलत नहीं है। जब लोगों की सेहत का सवाल हो तो ऐसी दुकान बंद ही होनी चाहिए। रघुवीर, तुम जानते हो कि हमने कुछ गलत नहीं किया। मैं तो सिर्फ गांव वालों का साथ दे रहा हूँ। हम गांव में किसी की जान से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये दुकान ही हमारे परिवार का सहारा है। जिस दुकान को पायल और मुस्कान ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से खड़ा किया था, उसी दुकान के सामने आज उनकी उम्मीदें टूट रही थी और भीड़ के पीछे खड़ा रघुवीर अपनी पहली बड़ी जीत पर मुस्कुरा रहा था। दुकान बंद होने के बाद पायल, मुस्कान और उनकी माँ चुपचाप घर में बैठे हुए थे। तीनों के चेहरों पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर की सारी खुशियाँ एक ही दिन में कहीं खो गई हों। किसी के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे, लेकिन तीनों के दिल में दर्द का तूफान चल रहा था। पायल, मुस्कान,
आज जो हुआ उसने मेरा दिल तोड़ दिया। जिस दुकान को तुम दोनों ने इतनी मेहनत से खड़ा किया था, आज वही हमसे छिन गई। माँ, जब गांव वाले दुकान बंद करने की बात कर रहे थे, तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे सपनों को हमसे छीन रहा हो। माँ, हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग हमारे खिलाफ कैसे हो गए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे यकीन है इस सब के पीछे कोई न कोई जरूर है। गांव वाले अचानक इतने नहीं बदल सकते। बेटी, कभी कभी अच्छे लोगों को भी बुरे दिनों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिससे भी हमारी दुकान बंद करवाई है, एक दिन उसकी सच्चाई सबके सामने जरूर आएगी। दुकान बंद होने के बाद रघुवीर बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि उसने पायल और मुस्कान से उनकी सबसे बड़ी ताकत छीन ली है। लेकिन रघुवीर की नफरत यही खत्म होने वाली नहीं थी। उसके मन में अभी एक और खतरनाक चाल चल रही थी। रघुवीर, लगता है आज तू बहुत खुश है। खुश क्यों ना हो। पूरे गांव के सामने पायल और मुस्कान की दुकान बंद हो गई। जिस दुकान पर उन्हें इतना घमंड था, आज वही उनसे छिन गई। लेकिन अब तो तेरी दुश्मनी खत्म हो जानी चाहिए। नहीं, अभी नहीं। दुकान बंद होने से मेरे दिल को पूरा सुकून नहीं मिला है। तो अब क्या करने वाला है? अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तो अब शुरू होगा। मेरी अगली चाल के बाद उनकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। लगता है तू कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। बस इंतजार कर। बहुत जल्द पूरा गांव एक बार फिर उनके खिलाफ खड़ा होगा। दुकान बंद होने के बाद रघुवीर का हौसला और बढ़ गया था। उसे लग रहा था कि उसकी पहली चाल सफल हो चुकी है, लेकिन वह यहीं रुकने वाला नहीं था। दोनों बहनों को और बड़ी मुसीबत में डालने के लिए वह अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा था। रामलाल, अगर तुझे अच्छा इनाम मिले तो क्या तू मेरा एक काम करेगा? इनाम किसे बुरा लगता है रघुवीर? पहले ये तो बता, काम क्या है? काम बहुत आसान है, बस मेरी एक योजना में मेरा साथ देना होगा। दुकान बंद होने के बाद तो वैसे ही गांव वाले पायल और मुस्कान से नाराज हैं। अब तू क्या नया करने वाला है? यही तो सही मौका है। लोग पहले ही उनके खिलाफ भड़के हुए हैं। अब अगर थोड़ा और शक पैदा कर दिया जाए तो पूरा गांव उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। मतलब अब लोग तेरी बात आसानी से मान लेंगे? जब लोगों के मन में शक बैठ जाए तब झूठ भी सच लगने लगता है। तो फिर बता, मुझे क्या करना होगा? अभी सब कुछ नहीं बताऊंगा, बस इतना समझ ले कि मेरी अगली चाल के बाद पायल और मुस्कान के लिए इस गांव में रहना मुश्किल हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो पूरे गांव में तेरी ही चर्चा होगी। रघुवीर अपनी अगली चाल के बारे में रामलाल को सब कुछ बताने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ ही दूरी पर पेड़ के पीछे खड़ा मोहन चुपचाप अपने मोबाइल में उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। मोहन समझ चुका था कि रघुवीर कोई बहुत बड़ी साजिश रचने वाला है। अब सवाल ये था कि आखिर रघुवीर की अगली चाल क्या थी और क्या मोहन सही समय पर दोनों बहनों को बचा पाएगा? रघुवीर, अगर तेरी ये चाल सफल हो गई तो पायल और मुस्कान बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगी। अच्छा, अब मैं घर चलता हूँ। रघुवीर कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। अगर मैंने उसे नहीं रोका तो पायल और मुस्कान बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगी। बेटियों, देखते देखते 3 दिन बीत गए। मैं रोज भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि अब हमारा घर कैसे चलेगा। माँ, मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि गांव वालों ने हमारी एक बार भी बात नहीं सुनी। हमने सालों तक उनकी सेवा की, लेकिन आज सबने हमें दोषी मान लिया। दीदी ठीक कह रही है माँ। कल तक जो लोग हमें अपनी बेटियां कहते थे, आज वही लोग हमसे नफरत करने लगे हैं। आखिर हमने ऐसा क्या किया है? 3 दिन हो गए, लेकिन मेरे दिल से ये बात नहीं निकल रही कि कोई हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। जिस दिन उस इंसान का सच सामने आएगा, उसी दिन हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। इतनी मुसीबत के बाद भी तुम दोनों हिम्मत नहीं हार रही। रघुवीर और रामलाल अपनी नई चाल चल चुके थे। अगले ही दिन रामलाल गांव की चौपाल पर पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अरे भाइयों, तुम लोगों ने हरिया के बारे में सुना या नहीं? नहीं, क्या हुआ हरिया को? उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है।
रात भर दर्द से तड़पता रहा बेचारा। अरे, कल तक तो बिल्कुल ठीक था। हाँ, मैंने भी उसे कल खेत में काम करते देखा था। यही तो बात है, अचानक कोई इतना बीमार कैसे पड़ सकता है? डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? डॉक्टर तो अभी नहीं आया, लेकिन हरिया खुद कह रहा था कि उसकी हालत उस चाय की वजह से बिगड़ी है जो वो पायल और मुस्कान की दुकान से पीता था। क्या? फिर तो मामला बहुत गंभीर है। हमने पहले ही कहा था कि उन दोनों बहनों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चलो पहले हरिया से मिलकर सारी बात सुनते हैं। हरिया कमरे के अंदर बेड पर अकेला लेटा हुआ होता है। उसकी तबीयत बहुत खराब दिखाई दे रही होती है। तभी सरपंच और चौपाल पर मौजूद गांव वाले उसे देखने के लिए कमरे में आते हैं। हरिया बेटा, तुम्हारी हालत देखकर चिंता हो रही है। अब कैसी तबीयत है? क्या पहले से कुछ आराम मिला या अभी भी परेशानी बनी हुई है? क्या बताऊं मुखिया जी, पिछले 2 दिनों से शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची। उठकर बैठना भी मुश्किल हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर ने जवाब दे दिया हो। अरे हरिया भैया, कुछ दिन पहले तो आप बिल्कुल ठीक थे, खेतों में काम कर रहे थे, हंस बोल रहे थे। अचानक ऐसा क्या हो गया? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा भाई। पहले हल्का दर्द हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर हालत धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। कहीं कुछ गलत खा लिया हो या बाहर का कुछ खाया पिया हो। बिना वजह तो कोई इतना बीमार नहीं पड़ता। नहीं काका, मैंने तो वही खाया जो रोज खाता हूँ। बस मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हरिया, ध्यान से सोचो, छोटी सी छोटी बात भी याद हो तो बताओ। कभी कभी वही बात सच्चाई तक पहुंचा देती है। मुझे बस इतना याद है कि दुकान बंद होने से पहले मैं रोज पायल और मुस्कान की दुकान पर चाय पीने जाता था। हाँ मुखिया जी, हरिया पहले कभी इतना बीमार नहीं पड़ा। बात कुछ न कुछ जरूर है। रामलाल सही कह रहा है मुखिया जी। अगर गांव के किसी आदमी की जान खतरे में है तो हमें सच्चाई तक पहुंचना ही होगा। हाँ मुखिया जी, हरिया पहले कभी इतना बीमार नहीं पड़ा। बात कुछ न कुछ जरूर है। बहुत बढ़िया। अब गांव वाले खुद पायल और मुस्कान के खिलाफ खड़े होंगे। हरिया की बात सुनने के बाद गांव वालों के मन में शक और भी बढ़ गया। देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में फैल गई। कोई पायल और मुस्कान को दोषी मान रहा था तो कोई सच्चाई जानने की बात कर रहा था। बढ़ते विवाद को देखकर मुखिया ने उसी शाम पंचायत बुलाने का फैसला कर लिया। अब सबकी निगाहें पंचायत के फैसले पर टिकी थीं। गांव वालों, शांत हो जाओ। पंचायत का फैसला सुनाया जाएगा। इन दोनों बहनों को गांव से निकाल दो। हाँ, इन दोनों बहनों का इस गांव में रहने का कोई हक नहीं है। इन दोनों बहनों ने चाय में ही न जाने क्या मिलाकर बेची है। सरपंच जी, इन्हें गांव से भगा दो। हाँ, इन्हें दोनों बहनों को भगा दो। मेरा भी यही कहना। मेरा आदेश है, तुम दोनों बहनें इस गांव से निकल जाओ। तुमने सारे गांव वालों को बीमार कर दिया है। हम दोनों बहनों का कसूर क्या है? हमने तो सिर्फ चाय बेची है। मुझे तो ऐसा लगता है कि रघुवीर ने हमारी पीठ पीछे चाय में कुछ मिलाया है। अरे, अब मुझ पर इल्जाम लगा रही है। गांव से जाते समय भी तुम दोनों बहनें अपनी आदत नहीं छोड़ रही। तुम दोनों झूठी हो। गांव वालों, निकालो इन्हें यहां से। सरपंच जी, रघुवीर के खिलाफ मेरे पास पूरा पक्का सबूत है। और पायल, मुस्कान, तुम दोनों बहनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इस गांव से जाएगा तो वो रघुवीर जाएगा। अरे मोहन, तू मेरा दोस्त होकर इनके हक में गवाही देगा? और वैसे तेरे पास ऐसा कौन सा सबूत है जो तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? तो सुनो सब लोग, पहले ये रिकॉर्डिंग सुन लो, इसके बाद आप ही फैसला करना। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी। रामलाल, जैसे मैंने तुझसे पहले कहा था, चाय में दवा मिला दी गई थी। अब तुझे दूसरा काम दे रहा हूं। किसी एक आदमी को पैसे देकर उससे झूठ बुलवाना कि वो चाय पीकर बीमार हुआ है। इस तरह ये दोनों बहनें गांव से बाहर निकल जाएंगी और बीमार होने का नाटक करने वाले को जमीन मिल जाएगी। बाकी पैसे हम तीनों आपस में बांट लेंगे। मुखिया के आदेश पर मोहन ने सारे सबूत पुलिस को सौंप दिए। सच्चाई सामने आते ही रघुवीर और रामलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने दोनों को उनके अपराधों के लिए 5 साल की सजा सुनाई। जेल की सलाखों के पीछे बैठे दोनों अब अपने किए पर पछता रहे थे।
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार बुराई हार गई और सच्चाई की जीत हुई। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सभी ने पायल, मुस्कान और उनकी माँ से माफी मांगी और मिलकर उनकी चाय की दुकान फिर से खुलवा दी। इसके बाद पायल, मुस्कान और उनकी माँ खुशी खुशी रहने लगी। आखिरकार सच्चाई की जीत हुई और बुराई को उसके कर्मों की सजा मिल गई।